हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में हमने 50 क्वेश्चन को मेंशन किया है। इन 50 क्वेश्चन में आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश पीवाईक्यू जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल का एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, आने वाला उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स 2026 हो या फिर लोअर पीसी 2026 हो, सभी के लिए यह सीरीज आपकी महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी इजीली प्राप्त हो सके। यह आपका 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हो चुके हैं, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। मीन्स आपके 10 वीडियो में अप्रॉक्स आपके इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से स्पेशल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ में ये सीरीज आपकी कंटिन्यू की जा रही है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अतः आपसे आग्रह सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि 11-12 जितनी भी आपकी वीडियो आने वाली है फ्यूचर में, उनका नोटिफिकेशन भी इजीली आपको प्राप्त हो जाए। अगर आपको हमें कोई कमेंट में सजेशन भी देना है तो आपके लिए ऑलरेडी हमने कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, जिससे कि हम आपको कंटेंट बेटर से बेस्ट करके दे सकें। आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र को कितने प्रतिशत रुपए आवंटित किए गए? 22%, 13%, 6%, 4%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो बजट आपका उत्तर प्रदेश बजट 25-26 है, उसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 13% रुपये आपके आवंटित किए गए हैं एकमात्र शिक्षा क्षेत्र के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल बजट कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। तो वो टोटल बजट आपका किया गया था 8.08 लाख करोड़ रुपए का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। इसका 13% मात्र खर्च किया जाएगा किस पर? एजुकेशन फील्ड पर। ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि सर अदर ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22% एक क्षेत्र है जिसमें अलॉट किया गया है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले। 6% की अगर हम बात करते हैं तो ये मेडिकल एंड हेल्थ के लिए आपका प्रस्तुत किया गया था। वहीं 4% की बात करते हैं तो ये किया गया है आपके जो सामाजिक सुरक्षा है, आपकी सोशल सोसाइटी है, आपकी सिक्योरिटी है, उसके लिए अलॉट किया गया है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ 13% को करोड़ में कन्वर्ट करने की कि ये कितने करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, तो ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला एजुकेशन डिपार्टमेंट पर आपका उत्तर प्रदेश है, जिसने अपने बजट का 1,06,360 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं एजुकेशन के लिए। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कानपुर, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना है, उसके अंतर्गत कौन सा जिला आपका सम्मिलित नहीं किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, लखनऊ जिले को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी योजना है वो किससे संबंधित है और कौन से राज्यों में कौन से जिलों में ये अलॉट की गई है। तो जो आपकी मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना है, कुल कितने जिलों के लिए चालू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, कुल उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के लिए चालू की गई है, जिसमें से आपका कानपुर है, झांसी है, गोरखपुर है, मेरठ है, आपका वाराणसी है, इसके साथ साथ आपका झांसी है, झांसी ऑलरेडी है, ये इसमें
प्रयागराज है आपका और एक है आपका आगरा। ये 7 ज़िलों में इसको चलाया जाना है। अब ये है क्या वो भी समझ लीजिए, इससे किन की हेल्प होने वाली है। तो ध्यान रखना, ऐसी महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, यानी जिनके बेबी जिनके पास होते हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो वो अपने बच्चों को, जो उनके बेबी होंगे, इन सेंटर्स पर आराम से क्या रख सकते हैं, सुरक्षा के साथ में वहाँ पर उन्हें छोड़ सकते हैं। क्योंकि और उसमें अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए दिन में 3 टाइम्स उन बच्चों से वो मिल पाएंगे। तो उनके बच्चों का ध्यान रखने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया जा रहा है। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि कब ये अनाउंसमेंट किया गया है। एक छात्रावास बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो एक छात्रावास बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। इसके अंतर्गत लखनऊ जो जिला है वो सम्मिलित नहीं है, और यही क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत मनरेगा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 5,370 करोड़, 5,372 करोड़, 5,320 करोड़, 5,340 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे डायरेक्टली बोल दिया गया कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत मनरेगा जो आपकी स्कीम है उसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 5,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2025-26 में। अब अगर हम बात करते हैं मनरेगा की, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और मनरेगा आजकल अपने चर्चा में भी है। मनरेगा क्या है आपकी? मनरेगा आपकी एक स्कीम है जिसके अंतर्गत 100 डेज़ का वर्क जो व्यक्ति मांगता है उसे दिया जाता है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें कि शुरुआत सर कब से हुई है, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत 2006 से हुई है, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था आपका? नरेगा था। लेकिन 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। 100 दिन का यहाँ पे वर्क दिया जाता है। हाल ही में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इस पर मैं फुल डिटेल वीडियो कभी लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको उत्तर प्रदेश बजट 25-26 पढ़ना है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 5,372 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति बालिका कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 20,000, 25,000, 15,000, 16,000, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या योजना है आपकी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है जिसके अंतर्गत प्रति बालिका यानी जो गर्ल्स है उसे कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रत्येक बालिका को आपके 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब ये योजना के संबंधित प्रावधान समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ये योजना प्रारंभ आपकी कब हुई है। तो ध्यान रखना है ये योजना सबसे पहले आपकी प्रारंभ हुई है आपके 1 अप्रैल 2019 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या क्या है और किन किन व्यक्तियों को मिलेगा। तो ऐसा यूपी का कोई भी निवासी, पहले तो कंडीशन क्या है, वो यूपी का निवासी होना चाहिए। दूसरी जो उसकी इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, तो उसकी इनकम है आपकी लेस होनी चाहिए कितने से? 3 लाख रुपए प्रति ईयर से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इनके अंतर्गत आपकी कितनी बच्चियों को ये सुविधा का लाभ दिया जाएगा, तो आपकी 2 बच्चियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक आपका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अगर मान के चलिए कि पहली बेबी आपकी गर्ल हुई है उसे भी 25,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सेकंड टाइम में जब आपकी 2 ट्विंस पैदा हो जाएं, क्या हो जाएं? ट्विंस बेबी गर्ल आ जाएं आपकी, तो उस समय क्या किया जाएगा, तो उस समय आपके तीनों बच्चियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कि ये जो 25,000 का कंसेप्ट है कब से कब हुआ है।
तो ध्यान रखना है 2024 से पहले ये रुपए आपको 15,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन 2024 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर हम बजट की बात कर लेते हैं कि बजट 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 700 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25,000 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति 2025 कब से प्रभावित है? 1 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025 या 1 अक्टूबर 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स विनिर्माण नीति है, ये क्या है आपकी विनिर्माण नीति 2025 है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कब से प्रभावी हुई है। ये चीज़ें हैं आपके, तो ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हुई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कितना इन्वेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो भी लर्न कर लीजिएगा। इन्वेस्ट किया गया है आपके 50,000 करोड़ रुपए। ये जो धनराशि है वो आपकी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। सही आंसर क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 2। एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2017, 2018, 2020, 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। किस तरह से आते हैं एक एक करके हम बात करेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे आप इंग्लिश में ODOP योजना भी कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, OP स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी आप कहते हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई है ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसकी शुरुआत 2018 में की गई है। 2018 में भी अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है तो ध्यान रखना है आपके राजकीय दिवस यानी 24 जनवरी 2018 को ये प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य क्या है एक एक करके बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जितने भी आपके देसी उत्पाद हैं आपके, उनको प्रमोट करना इसका क्या है उद्देश्य है। अब कैसे प्रमोट करना है कि अगर आपके जिलावार प्रोडक्शन को पहचान दी जाएगी, जैसे मान के चलिए कि आपकी बैंगल्स हैं और आपको पता है कि बैंगल सबसे ज़्यादा कहाँ बनती हैं, तो वो फिरोजाबाद में बनती हैं। तो ये इसकी पहचान कर दी गई है कि भाई इसका नाम हम फिरोजाबाद से ही लेंगे। तो जैसे आपका एक है पेठा है आपका, तो आपको पता है कि पेठा कब सबसे अच्छा कहाँ मिलता है, तो वो आगरा में मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम लॉक्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि ताला नगरी किसे कहते हैं, अलीगढ़ को कहते हैं। तो इस तरह से इसकी क्या है जिलावार चीज़ों को पहचान देने के लिए आपकी इस योजना को प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2018 में आपकी एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ हुई है। बजट 2025-26 के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का बजट है, किसका बजट है, ये उत्तर प्रदेश का बजट है आपका 2025-26। इसके अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, वो भी चीज़ों को हम समझते हैं। जो इसका एम है वो क्या है आपका एजुकेशन को प्रमोट करना है। क्या है, एजुकेशन को इंक्रीज़ करना। लेकिन किन की एजुकेशन को, तो जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है। ऐसी बच्चियां जो हायर स्टडी के लिए, ध्यान रखिएगा, हायर स्टडी करने के लिए कॉलेजों में एडमिशन लेती हैं और उनके दूर दराज जाती हैं कॉलेजों में, उनके लिए स्कूटी उन्हें प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो इजीली कॉलेज वगैरह जा सकें। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस योजना का जो संबंध है वो किससे है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, जून 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा योजना कब आपकी प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका बना है कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसकी शुरुआत आपकी कब की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना से संबंधित चीज़ों क्यों मैंने यहाँ पे डिटेल किया गया है, वो चीज़ें हम इसमें समझ लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है पहले वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है, जितने भी आपके फार्मर्स भाई लोग हैं उनको यहाँ पे क्या प्रदान करना है कि ऑफ ग्रिड सोलर पैनल प्रदान करने हैं। सोलर पैनल लगाया जाएगा जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए। और इस मामले में जो उत्तर प्रदेश है सोलर सिस्टम को बांटने में, उसकी रैंक कितनी है? आपकी प्रथम रैंक है। क्यों रैंक है प्रथम उत्तर प्रदेश की इसके कार्यान्वयन में? क्योंकि यहाँ पर जो सोलर सिस्टम है आपका लगाए जाने की क्षमता कितनी है? 861 पर डे लगाए जा रहे हैं। ये ओनली यूपी में पॉसिबल है, इसलिए यूपी को पहली रैंक प्रदान की गई है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए। क्या करने के लिए? आपका कार्यान्वित करने के लिए कि सबसे अच्छा कौन सा राज्य कर रहा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया? प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात की जा रही है कि मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, लेकिन कहाँ पर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है आपका लखनऊ शहर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लखनऊ शहर में मोदी जी के द्वारा आपका किसका है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो क्या क्या है, यहाँ पर किन किन की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। पहली बात हम बात करते हैं कि मोदी जी के द्वारा उद्घाटन कब किया गया है। तो इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। यहाँ पर आपकी कुछ प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उन प्रतिमाओं को भी आपको याद रखना है, क्योंकि उन प्रतिमाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो इनमें से एक प्रतिमा है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इनको भी आपको लर्न करना है, क्योंकि ये बीजेपी के क्या है, पॉलिटिशियन रह चुके हैं। दूसरे आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लगाई गई है यहाँ पर। वहीं बात करते हैं तीसरी, वो है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर इसका अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया कितने एरिया में उद्घाटन किया गया है, तो क्या वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ये कितने एरिया में बन रहा है? तो ये आपका 65 एकड़ एरिया में ये बन रहा है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका उद्घाटन आपके लखनऊ शहर में किया गया है 25 दिसंबर 2025 को। सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3, आगरा जिले में। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका वहीं से आपका बनने वाला है। तो जो आपके उद्घाटन करता हैं वो हैं आपके उपराष्ट्रपति। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके CP राधाकृष्णन।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये कब बने हैं, तो ये 2025 में बने हैं आपके सितंबर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगरा की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आगरा आपका यमुना रिवर के किनारे पर आपका बसा हुआ शहर है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। एक एक पॉइंट है जो आपको चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस जिले में आपका स्थित है? झांसी, गोंडा, चित्रकूट, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, यहाँ बात की गई है आपके पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य के बारे में कि किस जिले में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये गोंडा जिले में आपका स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि हाल ही में आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने इसे कुछ घोषित किया है। क्या घोषित किया गया है, ये किया गया है आपका इको सेंसिटिव जोन। तो ये चीज़ें आपके जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर ये कितने एरिया में बना हुआ है, तो एरिया भी आपको याद कर लेना है। ये आपका 1084 हेक्टेयर एरिया में आपका बना हुआ है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये गोंडा जिले में स्थित है। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ पर आपका किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अब हम इसके थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं कि कब आयोजन किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ध्यान रखना है इसका आयोजन आपके 25 सितंबर से लेकर कब तक चला है, तो इसका आयोजन चला है आपका 1 अक्टूबर 2025 तक। कौन से एडिशन का आयोजन किया गया है 2025 में, तो ये 17th एडिशन का आयोजन हुआ है। उद्देश्य आपका अक्सर करके पूछा जाता है, तो जितने भी आपके जनजातीय क्या हैं आपके स्टूडेंट्स हैं, जो जनजातीय आपके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है कि उनको लेकर आना है हमें मुख्य धारा में। जैसे और लोग ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हमें बनानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए एक स्टेटमेंट दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका कौन सा ये शहर के बारे में स्थित है। यह एक भारत का प्राचीनतम शहर है। देखिए एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। यह भारत का एक प्राचीनतम शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर होलकर जी के द्वारा बनवाया गया था। यह किस शहर के बारे में वर्णन किया गया है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे स्टेटमेंट पे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। ये उस शहर का वर्णन किया गया, उस शहर के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 वाराणसी। अब कैसे ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यह भारत का प्राचीनतम नगर है या फिर शहर है, तो ये आपके तीनों ही प्राचीनतम शहर है मान के चलिए। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें 2 आपके ऐसे ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। तो इनमें से किसी में ज्योतिर्लिंग स्थित नहीं है सिवाय आपके वाराणसी के। और उस ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर बनवाया है प्रसिद्ध होलकर जी के द्वारा बनवाया गया है, उस मंदिर का भी नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा जो बनवाया गया है वो है आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर। और काशी विश्वनाथ का मंदिर जो बनवाया गया है उसी में क्या है आपका ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान महादेव को ये समर्पित है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको सुकून से डिटेल उसकी पढ़नी है और आपको वो क्वेश्चन ही ऑलरेडी आंसर पुटअप कर देता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आते हैं आपके। एक तरफ आपके उपनाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिलों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका सुमेलित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखते हैं एक एक करके। घाटों का नगर प्रयागराज, धान का कटोरा गाजीपुर, बलवंत नगर झांसी, सिराजे हिंद चंदौली। तो आपको मोस्टली यहाँ पे चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, एक एक करके फिर से दोबारा उसे पढ़ लेना है। आपको पता है कि सिराज ए हिंद आपका चंदौली को नहीं कहा जाता, जबकि ये कहा जाता है आपके जौनपुर शहर को। मतलब 2 ऑप्शन तो हमने निगलेक्ट कर दिए। धान का कटोरा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपका गाजीपुर को नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है आपके चंदौली शहर को। घाटों का नगर आपका प्रयागराज ना होकर क्या सा शहर है आपका, वाराणसी शहर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि मणिकर्णिका घाट हाल ही में आपका चर्चा में बना हुआ है। ये चीज़ें जब आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ईजिली आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे कि सर जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बलवंत नगर आपका झांसी को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिए, एक तरफ आपके कुछ पर्सनैलिटी व्यक्तित्व दे रखे हैं और उनका जन्म स्थान आपका दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कहाँ पर किसका जन्म हुआ है। एक तरफ आपके जन्म स्थान दे रखे हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं कहाँ पर किसका जन्म हुआ है, किसका नहीं हुआ है। निजामुद्दीन औलिया बुलंदशहर, जियाउद्दीन बरनी बदायूं, स्वामी हरिदास सीतापुर, अबुल फजल आगरा। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए उनके बारे में डिटेल। जो आपके निजामुद्दीन औलिया है, इनका जन्म हुआ है आपके बदायूं शहर में। जियाउद्दीन बरनी का जो जन्म हुआ है वो बुलंदशहर में हुआ है। स्वामी हरिदास जी का जन्म सीतापुर में ना होकर कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वहीं अगर आपकी बात करते हैं अबुल फजल की, तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ है, आगरा शहर में इनका जन्म हुआ है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रानी लक्ष्मीबाई जी के बाबा उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, मनु, मणिकर्णिका, छबीली, लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन यूपी SSS से कई बार आपका पूछ चुकी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं उनके बाबा, यानी जो बाबा हैं, क्या कहकर उन्हें पुकारते थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उन्हें उनके बाबा छबीली नाम से पुकारते थे। वहीं बात करते हैं उनके डिटेल के बारे में, तो ध्यान रखना है मनु या फिर मणिकर्णिका उनके बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि उनके बचपन का नाम क्या था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम इनके वर्त की बात करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखना है इनका जन्म हुआ है आपके वाराणसी शहर में। जबकि इनकी डेथ के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर इनकी डेथ कहाँ हुई है, तो ध्यान रखना है इनकी डेथ आपकी ग्वालियर शहर में आपकी हुई है, और वहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखना है कि जब 1857 का आपका विद्रोह हुआ था तो इन्होंने झांसी का प्रतिनिधित्व किया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था, लेकिन उन्हें फांसी कहाँ दी गई, गोरखपुर, उन्नाव, अलीगढ़, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। कई बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं इनका जन्म तो शाहजहाँ में हुआ है, लेकिन इन्हें फांसी कहाँ पर दी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इन्हें फांसी दी गई है, ऑप्शन नंबर होगा 1, गोरखपुर ज़िले में, या फिर गोरखपुर जो जेल है आपकी वहाँ पर इन्हें फांसी दी गई। किस केस में फांसी दी गई इन्हें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना इनकी संलिप्तता किस में पाई गई थी, काकोरी केस में इनकी संलिप्तता पाई गई थी और उन्हीं के कारण इन्हें फांसी दी गई।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, सर सैयद अहमद खान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? BHUV कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया कि स्थापना किसके द्वारा इसकी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन ये स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करता हूँ कि महात्मा गांधी जी के बारे में बात करता हूँ, तो ध्यान रखना है इन्होंने भारत में क्या किया है कि एक आश्रम है उसकी स्थापना की थी। ये आश्रम कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है। सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्थापना की थी आपके AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को चंदौली जिले में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। यह कथन किन के बारे में संदर्भित करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ है। जिला आपको मिलकर कहाँ पर? चंदौली में। चंदौली किसका जिला है? यूपी का है। लेकिन इनकी मृत्यु, जो मृत्यु वाला स्टेटमेंट है वो आपको पता कर देगा कि कौन की बात हो रही है। इनकी मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई है। ये कथन किसके बारे में संदर्भित करता है? तो ध्यान है आपको कि अपने सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी ताशकंद में हुई थी, यानी अपने देश से बाहर हुई है। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो ध्यान रखना है सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे अपने भारत के, जिनकी मृत्यु आपके इंडिया के बाहर हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, जय किसान जय जवान का नारा इन्हीं के द्वारा आपका दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्हीं के समय में 1965 में आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके क्या दे रखे हैं? जिले दे रखे हैं कि कौन से क्षेत्र में आपके कितने जिले हैं। संख्या दे रखी है आपको। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले हैं, पश्चिमी क्षेत्र में 28 जिले हैं, केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले हैं, बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो टोटल जिलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? तो सर वो टोटल जिलों की संख्या है आपकी 75 है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन से में आपके कम किए गए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 28 जिले, क्योंकि इसमें जो पूर्वी क्षेत्र है वो उसमें 28 जिले ना होकर कितने हैं आपके? 30 जिले हैं। अब इनको जब काउंट करोगे तो 75 जिले उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। वहीं अगर आपके ज़िलों की बात की गई है तो कुछ और डिटेल भी देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। टोटल ज़िले आपके उत्तर प्रदेश में 75 है। तो वहीं अगर हम मंडल की बात करते हैं तो वो कितने हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल मंडलों की संख्या है 18। वहीं अगर आपके नगर निगम की बात करते हैं तो वो कितने हैं? नगर निगमों की संख्या आपकी 17 है। ये फैक्ट भी आपको लर्न रहने चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पूर्वी क्षेत्र। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका किया गया? आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पत्रिकाओं से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए एक एक करके सभी पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका PYQ से लिया गया है और इस क्वेश्चन को आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा गया कि जो उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार
अखबार का नाम भी दे रखा है सरदल। अखबार का प्रकाशन किस जिले से आपका किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा जिले से इसका प्रकाशन किया गया। कब प्रकाशन इसका किया गया था, कब स्टार्ट हुआ था इसका प्रकाशन, वो चीज़ भी लर्न रहनी चाहिए, 1846 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। हिंदुस्तान नागरी नीरद अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर आपसे बात की गई है कि आपके अलग अलग आपके पत्र दे रखे हैं, पत्रिकाएं दे रखी हैं हिंदुस्तान नागरी नीरद अभ्युदय, इनके संपादक आपके कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया। अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी कौन है आप सभी को पता होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा आपकी 1916 ईस्वी में आपके BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके अखबार दे रखे हैं या पत्रिकाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको दे रखा है प्रकाशन जिले। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन आपका सुमेलित नहीं है? प्रताप कानपुर, आज, वाराणसी, दैनिक जागरण झांसी, कल्याण कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रताप पत्रिका कानपुर से की जाती है, आज आपकी की जाती है वाराणसी से, दैनिक जागरण की जाती है झांसी से, लेकिन जो आपकी कल्याण पत्रिका है वो आपके कानपुर से नहीं की जाती, क्योंकि ये की जाती है आपके गोरखपुर से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी? प्रतापगढ़, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, UP SSC UPPCS कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसकी स्थापना की गई है आपके कहाँ पर? ये दूसरे जिले में, सॉरी देवरिया, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। देवरिया जिले में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं कि देवरिया में भी इसकी स्थापना कब और कहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखना है कि देवरिया जिले में इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में की गई है, और वहाँ की एक तहसील है आपकी प्रतापपुर। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ कारखाने दे रखे गए हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की गई है ट्रांसफार्मर कारखाना बाराबंकी, ये सम्मिलित आपका नहीं है। तेल शोधक कारखाना झांसी में हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है। फॉस्फेट उर्वरक कारखाना आपका क्या प्रयागराज में हो सकता है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो बिल्कुल नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक कारखाना क्या अमेठी में हो सकता है। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। यूरिया उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना ये प्रयागराज और फूलपुर यानी बरेली में स्थित है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। तो पॉसिबिलिटी किसकी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, फॉस्फेट उर्वरक कारखाना आपका प्रयागराज में स्थित है। अब हम इसकी बात करते हैं कि सर ये प्रयागराज में स्थित है और कहाँ कहाँ पर ये स्थित है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रयागराज के साथ साथ आपका ये कानपुर में भी स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि सर ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है ये आपका झांसी में स्थित है। तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि तेल शोधक जो कारखाना है यानी रिफाइनरी जिसे हम कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी पता रहना चाहिए। ध्यान रखना है ये आपका फर्स्ट वाली जो तेल रिफाइनरी है वो है आपकी मथुरा में स्थित है। वहीं अगर यूरिया उर्वरक कारखाने की बात करते हैं कि सर ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है ये प्रयागराज में स्थित है।
और प्रयागराज में भी आप उस जगह का नाम भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, फूलपुर याद कर लेंगे आप। तो सही आंसर इस प्रकार क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले को चूड़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, औरैया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा जिला है जिसे हम चूड़ी उत्पादन के लिए जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को और किन किन के नाम से जाना जाता है, तो हम इसे सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा चूड़ी का उत्पादन करता है आपका फिरोजाबाद, इसलिए इसे चूड़ी उत्पादन या सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगरा की, तो आगरा को हम ताज नगरी के नाम से जानते हैं, पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वहीं सहारनपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लकड़ी का सामान आपका बनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। वहीं औरैया की बात करते हैं तो ये अपने देसी घी के लिए फेमस है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, 1981, 1989, 1991, 1976 या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन UPSSC आपकी पूछ चुकी है। UPPCS और UPSSC दोनों ही इस क्वेश्चन को पूछ चुकी हैं। कैसे पूछ चुकी हैं बताते हैं। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, पहले वो देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1976 में इसकी स्थापना की गई है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये किस क्षेत्र में आती है या कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। अब देखिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो इसका क्या होगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या है आपकी, इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। जब आप इसको गौर से देखेंगे, न्यू का N, ओ का ओखला का O, आई का इंडस्ट्री का I, D और A, यानी हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, नोएडा कहते हैं। कुल मिला के सीधा सीधा पूछा गया है कि नोएडा जो आपके इंडस्ट्री एरिया है उसकी स्थापना कब हुई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पीलीभीत जिले को किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बांसुरी उद्योग, पेटा उद्योग, आंवला उद्योग, खेल सामान उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीलीभीत जिले की बात की गई है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांसुरी उद्योग के लिए जाना जाता है। वहीं अदर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पेटा उद्योग के लिए किसको जाना जाता है, तो उसके लिए जाना जाता है आपके आगरा जिले को। आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है आपके प्रतापगढ़ को। और वहीं अगर खेल के सामान की बात करते हैं तो वो है आपका मेरठ जिला। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनजातियों की संख्या है, 0.5%, 0.6%, 0.8%, 1.2% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 की बात की गई है। राज्य की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनजातियों की संख्या पाई जाती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मात्र 0.6% जनसंख्या आपकी पाई जाती है। अब कुछ इनमें से इम्पोर्टेंट का हम बात कर लेते हैं कि सर ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास आपकी करती है परसेंटेज में। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में निवास करती है, मैक्सिमम जनसंख्या की बात करते हैं, मैक्सिमम परसेंट में कहाँ पर होगी, तो ध्यान रखना है वो है आपका सोनभद्र। और अगर हम मिनिमम की बात करते हैं कि सर मिनिमम परसेंटेज में कहाँ पर निवास करती है, तो
तो वो है आपका बागपत। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कोई ज़िला है जहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी जनजाति आपकी नहीं पाई जाती है, यानी नो जनजाति, तो वो दो ज़िले हैं आपका। एक तो आपका अयोध्या है, अयोध्या में नहीं पाई जाती है, और दूसरा है आपका जालौन। ये दोनों ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आपके बिल्कुल भी जनजाति आपकी नहीं पाई जाती। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं? थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति, बेगा जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है, ऐसे जनजाति जो किसकी पूजा करती है, चामुंडा देवी की पूजा करती है, वो कौन सी जनजाति है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बुक्सा जनजाति के लोग आपके चामुंडा देवी जी की पूजा करते हैं। अब ये जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं वो कौन लोग हैं, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, प्लस आपकी हिंदी भाषा बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दोनों ही फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपसे पूछा गया कि जो बुक्सा जनजाति है आपके निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर, सोनभद्र, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, या इनमें से कोई नहीं। एक एक करके हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बुक्सा जनजाति के बारे में। तो ये जो निवास करती है, पहले उसका आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बुक्सा यानी बिजनौर में निवास करती है। जो आपकी बुक्सा जनजाति है इसका नाम आपका बोक्सा जनजाति करके भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल की बात करते हैं कि ये लोग अपने आप को कौन से राजपूत मानते हैं। तो ध्यान रखना है, ये लोग अपने आप को पतवार राजपूत के नाम से भी अपने आप को जानते हैं। चामुंडा देवी जी की पूजा करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है ये चीज़ें। और क्या क्या फैक्ट आपको इनके बारे में याद करने हैं, तो इनको याद करना है कि ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं। ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले ये लोग हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं? तो ये भाषा हिंदी ही बोलते हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से जनजातियों को घटते क्रम में लगाइए। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसके घटते क्रम में आपको इन्हें लगाना है। थारू, खरवार, गोंड, थारू, गोंड, खरवार, गोंड, थारू, खरवार, गोंड, खरवार और थारू। तो यहाँ पर इनको किस फॉर्म में लगाना था, तो आपको लगाना है इनके घटते हुए क्रम में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, जो आपके हैं गोंड, खरवार और थारू। ये सबसे ज़्यादा आपके निचले क्रम में आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तथा कर्मा नृत्य करते हैं? बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति, थारू जनजाति, बजहर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन सी जनजाति है जो हिंदू धर्म को मानती है और कर्मा नृत्य करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, खरवार जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और कर्मा नृत्य करती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सर ये खरवार जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर रहती है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये खरवार जनजाति है, ध्यान रखना है कि आपकी ये साउथ यूपी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाएगी? यूपी का जो साउथ वाला पार्ट है उसमें पाई जाती है। जैसे देवरिया हो गया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनपुर या सोनभद्र, इन जिलों में ये पाई जाती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। एक विधायक को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए कितनी विधायक नीति प्रतिवर्ष आपकी दी जाती है? 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में,
सेट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं कि जो एक विधायक अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने के लिए कितनी विधायक नीति का प्रयोग प्रतिवर्ष आपका कर सकता है, कितने रुपए दिए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उन्हें दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकता है। ये जो विधायक नीति योजना है कब प्रारंभ की गई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ की गई है 1998 ईस्वी में। क्या इससे संबंधित कोई और भी नीति है सर, तो बिल्कुल है, ध्यान रखना है। जो सांसद वाली नीति होती है, एमपी लेट्स जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी में। उसमें भी आपके 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं सांसदों को, और ये विधायक से रिलेटेड है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है कि ये कौन से जिले में आपका उत्तर प्रदेश के स्थित है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि किसकी स्थापना कब हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये मेरठ जिले में आपका स्थित है, जिसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में की गई है। तो इसकी स्थापना हो सकता है कि आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना आपकी 2000 ईस्वी में हुई है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 1976, 1977, 1989, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपके शहीद चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना किस वर्ष आपके की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। लेकिन क्वेश्चन में ये कई बार आया हुआ है कि ये कौन से ज़िले में आपका स्थित है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि ध्यान रखिएगा ये आपका कानपुर ज़िले में आपका स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकी डेथ कब हुई है और कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। क्यों बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को? तो ये क्वेश्चन कई बार पहले आ चुका है। ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु कौन से पार्क में हुई थी। वो अल्फ्रेड पार्क है, यानी शहीद हुए थे, उन्होंने अपने आप को ही गोली से उड़ा लिया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1975 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कानपुर में। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की गई है कि इनमें से कोई एक संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी शहर में आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, राज्य हिंदी संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है आपको, उन चीज़ों को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आंसर आइडेंटिफाई आपको करना है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की अगर मैं बात करता हूँ कि ये कहाँ पर आपका स्थित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? जब इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होंगे, उनके बारे में डिटेल पता होगी, तो आप आंसर इजीली इनका निकाल पाएंगे। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य हिंदी संस्थान का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी में स्थित है। जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और हो सकता है कि आपसे पूछ ले इसकी स्थापना भी, तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का भी मुख्यालय आपका लखनऊ में ही स्थित है, जिसकी भी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का भी आपका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था राज्य हिंदी संस्थान के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ आपकी संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना है और चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, भारती भवन पुस्तकालय प्रयागराज, केंद्रीय हिंदी संस्थान मथुरा, गीता प्रेस गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। पहले तो हम अपना आंसर देख लेते हैं एक एक करके डिटेल में, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, केंद्रीय हिंदी संस्थान। आप सभी को पता होना चाहिए केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो बच्चे आगरा जिले के आसपास रहते हैं उन सभी को पता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका मथुरा में ना होकर ये आगरा जिले में आपका स्थित है। आगरा ज़िले में आप खंडारी की तरफ जाएंगे तो आपको इसको मिल जाएगा। यहाँ पर आपके देश विदेश से बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और आने वाले समय में इसे यूनिवर्सिटी देने का जो प्रावधान चल रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई है। भारती भवन पुस्तकालय आपका प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना कब की गई है ये भी आपको आ सकता है। तो 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। गीता प्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये गोरखपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपी SSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं विशेषकर, जिसमें लेखपाल और आपके राजस्व विभाग के क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये खेती से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान आपका कहाँ पर है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये लखनऊ में आपका स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है क्वेश्चन आ सकता है, तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संस्थान सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ संस्थान दे रखे हैं और पूछा गया है कौन सा आपका सम्मिलित है। इधर आपके संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिला दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है सम्मिलित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान वाराणसी, जेके कैंसर संस्थान लखनऊ, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान प्रयागराज, यूपी गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये आपकी स्थित है शाहजहांपुर में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। एक एक करके हम इनके बारे में और डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पर आपका स्थित है, क्योंकि उनसे भी तो क्वेश्चन आने ही हैं, तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं किन किन के बारे में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लखनऊ में स्थित है, जबकि जेके कैंसर संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। इस तरह की चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान आपका कानपुर में लखनऊ में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ आपको देखनी है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये भी आपका कानपुर में ही आपका स्थित है। और दूसरे कल्याण सिंह कैंसर संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1976 ईस्वी को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की स्थापना कब की गई। जुलाई 2018, जुलाई 2019, जुलाई 2020, जुलाई 2021। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ पर आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जुलाई 2018 में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि वो तो आपका कंपलसरी है याद करना। तो वो आपका लखनऊ में आपका स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किस विभाग के अंतर्गत ये काम करता है, तो ध्यान रखना है आपका
ग्रामो उद्योग विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। अगर आपका लेखपाल में सिलेक्शन होता है तो आप यहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर किसके लिए? लेखपाल के लिए है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे भूलेख से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कराई जाएंगी। कानपुर में, हरदोई में, मेरठ में, लखनऊ में, ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये हरदोई जिले में आपका स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? मथुरा, सीतापुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह के पहले आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीतापुर। ट्रोनिका सिटी आपके कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि ट्रोनिका सिटी आपकी कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद को इंडस्ट्री के कारण हम इसे छोटा दिल्ली भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए ये छोटा दिल्ली का कार्य करता है और साथ ही साथ में ये एनसीआर का पार्ट भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बनी? 2 अक्टूबर 1963, 2 अक्टूबर 1964, 2 अक्टूबर 1966, 2 अक्टूबर 1967 या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी है, यहाँ से पता चलता है। लेकिन ये बनी कब है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी को ये प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी एज ए महिला। कब से कब तक रही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बिल्कुल आएगा, 2 अक्टूबर 1963 से लेकर ये रही है आपकी 13 मार्च 1967 तक। ये तो हो जाती है इनकी डिटेल। अब हम बात करते हैं थोड़े से, और ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं जबकि इंडिया की पहली वुमेन है एज ए सीएम, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में ये बनने वाली पहली सीएम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा? पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंदराम खैर, जगदीश चरण अग्रवाल, चंद्रभानु गुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। इनमें से उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्त नहीं रहे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, ना कि आपके विधानसभा अध्यक्ष। जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के बनने वाले पहले अध्यक्ष थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि गोविंदराम खैर, जगदीश चरण अग्रवाल भी रह चुके हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा उत्तर प्रदेश की दिशा से संबंधित। तो उस समय आपको आंसर टिक करना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? मध्य उत्तर में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। कुछ चीज़ें इनके बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि भारत का 7.33% है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं एरिया के टर्म में कौन सा स्थान रखता है, तो ये एरिया के टर्म में 4th रैंक रखता है भारत में। अगर अपन बात करते हैं पॉपुलेशन की कि उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, तो 19.98 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार। इस मामले में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम रैंक रखता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कुल मिला के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस जिले में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है? मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में आपकी स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो किसी भी फॉर्मेट में आए। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो है ऑप्शन नंबर 3, ये सोनभद्र जिले में आपकी स्थित हैं। अब सोनभद्र आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इसके बारे में फैक्ट समझ लेते हैं। ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, एक फैक्ट ये हो जाता है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है 4 राज्यों के साथ में। किन कौन कौन से राज्य हैं, तो उनमें से एक आता है आपका बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका एमपी। नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा जनजाति परसेंटेज आपका यहीं पर आपका निवास करती हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम जनजाति। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये सारी चीज़ें सोनभद्र के बारे में हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले से लेकर किस जिले तक भावर एवं तराई क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर देखिए ये भावर क्षेत्र है आपका, कहाँ पर स्थित है एक एक करके बात करेंगे। इसमें पहले आंसर देखते हैं, किस जिले से लेकर किस जिले तक आपका तराई क्षेत्र आपका स्थित है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, सहारनपुर से लेकर महाराजगंज, सहारनपुर से लेकर बलरामपुर, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक आपका ये स्थित है। मान के चलिए कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो कि मैं आपको रफली यहाँ पर बना रहा हूँ। अब ये जो ज़िले आपके स्थित है कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो यहाँ पर तो होता है आपका सहारनपुर। अब इससे लेकर ये जो यहाँ पर है जाकर ये है आपका कुशीनगर। तो ये जो एरिया है भावर एंड तराई क्षेत्र का, वो ये वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र वाला एरिया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में आपका पड़ता है भावर और तराई का क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। आगरा, बरेली, मथुरा, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सबसे कम गर्मी पड़ती है आपके बरेली में। जबकि मैक्सिमम गर्मी कहाँ पर पड़ती है ये भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ पर मैक्सिमम गर्मी है तो आगरा ज़िले में सिर्फ मिनिमम आपकी है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम वर्षा की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है आपका मैक्सिमम गोरखपुर में। मिनिमम रेनफॉल कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना है मिनिमम रेनफॉल होता है आपका मथुरा में। इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से हमारे आज के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, उसका कोई भी आपसे पैसा या कॉस्ट नहीं लगता है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज़ पढ़ना चाहते हैं, जो अलग अलग समय पर लेके आई गई हैं, स्कीम्स पढ़ना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं वो पढ़ने हैं, तो इन सब से संबंधित आपकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो वो भी आपके चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स हैं। जो नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका संडे आने वाला है, संडे स्पेशल में जनगणना 2011 प्लस उत्तर प्रदेश के द्वारा जितनी भी जनसंख्या नीति लेकर आई गई हैं, उन सब से संबंधित स्पेशल वीडियो चैनल पर संडे को उपलब्ध होगा। सिर्फ आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो।
आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमसे जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।